आपके इस जर्नी में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको कभी बहुत किसी ने परेशान किया हो? मैम, जीबी रोड में रहने वाली महिलाओं की स्थिति आपने बहुत ही करीब से देखा है। मैम, कैसी स्थिति होती है, आपने क्या महसूस किया है? मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ घरों में कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम अपनी कंप्लेंट, जैसे कुछ गलत हुआ है किसी बच्ची के साथ या फिर उनके बेटों के साथ, तो वो अपना कंप्लेंट पुलिस स्टेशन तक नहीं लाना चाहते, बोलते हैं कि हमारे घर की बदनामी होगी। जी। उन माँ बाप के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि जीबी रोड जिसके नाम से भी सब कांपते हैं, आप वहाँ दिन रात ड्यूटी करती हैं, तो कभी डर नहीं लगा मैम? तो अगले चक्कर पे मैंने जब देखा कि तो उसकी पैंट जीप की खुली हुई थी और वो अपना पैनिक्स वाला पार्ट जो था वो हिला रहा था, तो मैंने उसको वहीं से पकड़कर पहले तो 2 चांटे भी लगाए मैंने और लेकर गई पुलिस स्टेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा पाल और आपका स्वागत है हमारे शो बदलाव का आगाज़। हमारे साथ एक किरण सेठी मैम जो सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जय हिंद। जय हिंद। मैम, बताइए आपके बारे में, आपने कैसे ये दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया? जब मैं स्कूल से कॉलेज में गई थी और कॉलेज में बहुत सारे गेम्स वगैरह मैं खेलती थी, उनमें से जूडो और कराटे भी मैं करती थी। तो मैंने देखा कि हमारे जो कोच हैं शिव कुमार कोहली सर, उनके पास दिल्ली पुलिस भी प्रैक्टिस के लिए आती थी। तो हमने उनसे पूछा कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप फॉर्म भरेंगे तो जो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल होता है, रिटन टेस्ट होता है। तो उनकी गाइडलाइन पे, उनके मार्गदर्शन पे मैंने दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरे और एज ए कांस्टेबल मैं 1987 में दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया। अच्छा, आपने बहुत सारी महिलाओं की मदद की है और बहुत सारे लोगों की, बूढ़े बच्चों और बहुत सारी लड़कियों की भी सेवा की है, आपने उनको गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। मैंने अपनी जॉब में रहते हुए अब तक 10 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को और इवन दिव्यांग बच्चों को, जिसमें हम नेत्रहीन हैं, मूक बधिर हैं और जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। मैं अपने दिल्ली पुलिस के बिहाफ आजकल जैसे डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं, जैसे बच्चों को और लोगों को नशा करने की एक आदत सी बन जाती है, वो इस आदत से कैसे अपना बचाव करें वो करवाती हूँ। मैंने उनको जो नया लॉ शुरू हुआ है उस लॉ की मैं उनकी जानकारी अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से देती हूँ और ख़ास तौर पे उन बच्चों को गुड टच और बैड टच जो वो फील करते हैं, जैसे कई महिलाएं हैं मगर उनके साथ बस में भी छेड़छाड़ हो रही है, या जो बच्चे हैं जिनके साथ आप उनको उठाते वक्त, गोद में लेते वक्त एक बैड टच करते हैं तो बच्चे फील करते हैं। तो उस तरह से कैसे अपना सेफ रखना है आपको और किस तरह से अगर आप कभी स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं या कहीं आप जॉब करते हैं, इवन देन जो महिलाएं भी हैं, अनजान व्यक्तियों के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है तो और वो दोस्ती के नाते उनके साथ कोई अपराध ना हो जाए, तो उस अपराध को सेव करने के लिए हम उन्हें अवेयर करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा मैं जो साइबर अवेयरनेस है उसकी भी जानकारी उनको देती हूँ और मकसद यही है कि हमारे देश का, हमारे समाज का हर बच्चा, हर लड़की, हर महिला और समाज के जो नागरिक हैं, चाहे वो छोटी उम्र के हैं चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, सेफ रहें। और पुलिस उनके लिए जो जागरूक अभियान करती है उनका भी मैं एक हिस्सा हूँ कि ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। मैम, आप सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम करती हैं, आपने बहुत सारी महिलाएं, लड़कियों और बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, इवन नेत्रहीन लड़कियों के लिए भी किया है आपने। जैसे मैंने अभी बताया, अब तक मैं 10 लाख से ऊपर लड़कियों को और महिलाओं को और बच्चों को, दिव्यांगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और क्योंकि ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं जूडो में ब्लैक बेल्ट सेकंड हैंड हूँ, कराटे में मैंने 2 स्टाइल में ब्लैक बेल्ट लिया है, ताइक्वांडो में मैंने ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने NIS भी किया है, सर्टिफिकेट कोर्स बेंगलुरु से, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है। तो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद जो कि मेरे टीचर हैं शिव कुमार कोहली सर, ये 2 टाइम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्होंने पहली बार दुनिया में ब्लाइंड्स को मार्शल आर्ट सिखाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
तो उनका तो 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, मेरा 1 बार है। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था जिसमें हज़ारों बच्चों ने सेल्फ डिफेंस का एक प्रदर्शन दिखाया था, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अब रक्षा मंत्री हैं, वो हमारे गृह मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह साहब, उनकी शिरकत में ये प्रोग्राम हुआ था। और बहुत ही शानदार लड़कियों ने अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रदर्शन दिया और ये बताया कि अब नहीं है डरना, इस प्रोजेक्ट का नाम था। और वाकई में उस ट्रेनिंग के बाद मैं महसूस करती हूँ कि वो लड़कियाँ सच में महसूस कर रही थी कि अब नहीं है डरना, कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का अपराध होता है तो वो उस अपराध से अपनी रक्षा कैसे करें और कैसे मुलजिमों को जेल में भेज सकें या उनको सज़ा दिला सकें या उनके खिलाफ एक्शन कैसे लें, ये उनके अंदर हिम्मत जगाई। क्योंकि अगर आपके अंदर एक मनोबल है और आप कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी रक्षा कैसे कर रहे हैं, तो हर सामने वाले के हथियार फेल हो जाते हैं सामने लड़कियों के अंदर होने वाले विश्वास के कारण। मैम, आपने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, उसके बारे में ज़रूर बताइए सभी को। मैंने अपनी दिल्ली पुलिस में रहते हुए योगा में मैंने एमए किया और जर्नलिज़म में भी मैंने मास्टर डिप्लोमा किया है और ऑडियो विजुअल एंड ब्रॉडकास्टिंग जो ऑल इंडिया रेडियो में जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इसके पहले बैच में मैंने मास्टर किया डिप्लोमा और इसके अलावा मैंने मास्टर सोशल वर्क किया है, ह्यूमन राइट्स में एमए किया है और अब मैं लॉ की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो शिक्षा है ये अपनी जॉब में भी किस तरह से इम्प्रूव करूँ और इम्प्रूव करते हुए मैं इस शिक्षा के ज़रिए मैं किस तरह से अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से मैं समाज में फ़ायदा पहुंचा सकूं। बहुत बहुत बधाई हो मैम, आप इतने सारी महिलाओं की हेल्प कर रही हैं और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हैं। आपके इस जर्नी में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको कभी बहुत किसी ने परेशान किया हो? उस इंसिडेंट के बारे में बताइए, जब भी मतलब किसी ने आपको बहुत ब्लैकमेल करके या फिर बहुत डिसरिस्पेक्ट करके कुछ किया हो। नहीं, मेरे को कभी किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया, क्योंकि आप अवेयर रहेंगे। मैं और महिलाओं के लिए बताना चाहूँगी कि आपको ब्लैकमेलिंग लोग तभी करते हैं जब आप अवेयर नहीं होते, या आप अपने बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी, आजकल की जो जनरेशन है ये माता पिता से कनेक्ट नहीं रखते। अगर आप अपने माता पिता का कहना मानेंगे, अपनी फैमिली की गाइडलाइन पे चलेंगे, अपने टीचर्स का कहना मानेंगे, तो आई थिंक कोई भी आदमी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप से अच्छा और गुरुओं से अच्छा आपको कोई भी अच्छा मतलब कोई नहीं बताएगा। हाँ, कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें क्या नाम है आपकी यादों में रह जाते हैं। जैसे एक का वाक़या था कि एक ब्लाइंड लड़की को गुंडे उठाकर जब ले जा रहे थे और कोई भी उसको बचा नहीं रहा था और लोग तमाशबीन होकर बस देख रहे थे। हाँ, लोग तमाशा देखिए, जब कभी किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम होता है तो आप उस क्राइम को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी उतने अपराधी हैं जितने दूसरा अपराधी है। और वो आदमी को एक शय मिलती है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सब बेटर है। तो मगर क्योंकि मैं समाज में तो ज़रूर रहती हूँ, बट एक तरह से मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ और पुलिस की ड्यूटी में रहते हुए जब हम कभी किसी जगह अपराध होते हुए देखते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस अपराध को रोकें। और मैंने वही काम किया अपनी ड्यूटी के दौरान कि मैं जब कोर्ट जा रही थी तो मैंने देखा एक महिला को जब कोई ज़बरदस्ती लेकर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो नेत्रहीन है। तो मैंने उस बच्ची के से पूछा कि आप इस आदमी को जानती है? तो उसने मेरी आवाज़ सुनते ही मुझे एकदम जकड़ लिया, मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती, और ज़बरदस्ती मुझे ये कह रहा है कि मेरे साथ ऑटो में बैठ। तो मैंने इधर उधर गर्दन घुमा कर देखा तो कुछ दूरी पे ऑटो था और उस दौरान मैंने उस आदमी से पूछा कि आपको ये जानती नहीं है, आप इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कहा जा जा अपना काम देख कर। तो क्योंकि मैं सिविल में थी और उसने सोचा ऐसी कोई महिला है जो बीच में हमारे बीच में पड़ रही है, तो मैं कहा मैं अपना काम ही कर रही हूँ, पहले तो लड़की का हाथ छोड़। तो उसने कहा कि जा जा अपना काम कर, यहाँ अपुन की बात चल रही है। तो मैंने कहा जी ये तेरी अपुन की बात तो बाद में रखी जाएगी। तो हाथ छुड़ाया मैंने, जैसे मैंने हाथ छुड़ाया तो उसने एक ब्लेड था मेरे पूरे हाथ में मार दिया और फिर तो मुझे अंदर का जो एक जूडो कराटे वाला एक खिलाड़ी भी जाग गया और एक क्योंकि मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो फिर मैंने उसको रोका और
पकड़ा और 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई और उसके खिलाफ़ जो विक्टिम थी नेत्रहीन बच्ची, उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई। और ज़रूरी नहीं है कि कोई अपराध हो जाता है तो ही उसके ऊपर कार्रवाई हो, अपराध होने से पहले भी उसको अवेयर करना, उसको रोकना, ये भी एक हमारा काम है। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन करना है, ये भी हमारा एक काम है। और उस बच्ची को जब मैंने बचाया, वो कॉलेज में पढ़ने जा रही थी, राजेंद्र नगर में, बहुत ही महिला कॉलेज है, फेमस कॉलेज है। तो जब उस बच्ची को बचाया और हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको पूरा सपोर्ट मिला, तो तब मुझे मीडिया ने नाम दिया लेडी सिंघम का। तो एक अपने अंदर भी एक नई एनर्जी आती है कि जब आपको एक कोई टैग मिल जाता है। जब मर्दानी पिक्चर रिलीज़ हुई तो रानी मुखर्जी ने कहा कि लोग हमें तो हम एक्ट करते हैं, हमें डायरेक्टर जो है एक सीन देते हैं, हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो 4 मर्दानियों में एक मुझे भी मर्दानी कहा गया, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे कामों की प्रशंसा, दिल्ली पुलिस की प्रशंसा हमारे जो हमने अपने ड्यूटी के दौरान की वो हो रही है, तो अच्छा लगता है। तो ये एक वाक़या है, एक बार मैं पार्क में सैर कर रही थी तो एक अपोजिट साइड से एक आदमी आया और उसने अपनी पैंट की जिप खोल रखी थी। तो जब पैंट की जिप खोल रखी थी तो मेरे सामने से आकर मुझे उसने एक टक्कर मारी, बट उस समय मैंने उसकी पैंट की जिप की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने टक्कर मारी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मेरी कुछ दोस्त थी जो पार्क के बाहर सैर कर रही थी, उसने कहा अरे रे बाहर आ जा, ये एक अंदर गुंडा घूम रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए कोई सिविलियंस है, वो तुम्हारे लिए होगा गुंडा, मुझे तो देखना है अब कौन सा गुंडा है। तो अगले चक्कर पे मैंने जब देखा कि तो उसकी पैंट जिप की खुली हुई थी और वो अपना पैनिक्स वाला पार्ट जो था वो हिला रहा था। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे गली पार्क में छोटे बच्चे भी घूमते हैं, लेडीज़ भी जाती हैं, आज ये लेडीज़ घर के बाहर चली गई हैं। अगर ये आदमी खुलेआम इस तरह की हरकत करना है तो इस आदमी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। तो मैंने उसको वहीं से पकड़कर पहले तो 2 चांटे भी लगाए मैंने और लेकर गई पुलिस स्टेशन और मैंने अपनी कंप्लेंट देकर उसका केस रजिस्टर कराया, क्योंकि हमने भी देखना है कि समाज में किसी को तो पहल करनी पड़ेगी अपराध को रोकने के लिए, और अपराध तभी रुकते हैं जब आप उनकी शिकायत करते हैं। तो इस तरह से मैंने उस आदमी को कंप्लेंट देकर उसकी शिकायत की। तो मैं ये सोचती हूँ वो बच्चे जो पार्क में और बैठे रहते हैं, तो ये वो तो उन बच्चों को तो नहीं मालूम, तो ये आदमी उनके साथ भी अपराध कर सकता है। उन सब बच्चों को सेव किया है। और अपनी ट्रेनिंग में मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप किसी तरह का वेपन देख के घबराएं नहीं, आपको उससे कैसे सामना करना है ये देखिए। और कोई आपको डरावा देता है या ब्लैकमेल करता है तो आपने उससे नहीं होना, क्योंकि जब हम गुड टच बैड टच ये सब चीज़ें सिखाते हैं तो उसको एग्जाम्पल देकर अगर कराया जाता है तो वो बहुत ही ज़रूरी है। कई बार बच्चों को हम गोद में उठाते हैं तो हम या कोई एक 12-13 साल की बच्ची है, आप कोई भी उनको टच करता है, जैसे मैंने आपको टच किया तो मैं आपकी अगर मदर हूँ तो मैं आपको पीठ थपथपाऊँगी, आपको माथे पे किस करूँगी। अब जो बच्चे छोटे होते हैं तो अब माँ बाप गोद में उठाते हैं, पिताजी करते हैं, लड़ 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 करते रहते हैं, पेट पे भी करते हैं। मगर ऐसा तो नहीं है एक लड़की 15-16 साल की होगी तो पिताजी उसकी कमीज ऊपर उठा के उसके पेट पे बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप का प्यार बदलता है मगर केयरिंग नहीं बदलती। तो उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट प्यार वो करते हैं। और मगर जैसे कोई बच्चा पड़ोस में जाता है, पड़ोस में जाते ही कोई पड़ोस के अंकल उसको गले लगा देते हैं तो उसके हिप्स पर ऐसे करेंगे, या तो तू मेरा अच्छा बच्चा है, या यूँ 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 करते हैं, ऐसे ऐसे कर दें, या उनकी एकदम बातों बातों में उसकी लिप्स पे किस कर देते हैं। तो हम बच्चों को इसी तरह समझाते हैं कि अगर कोई आपको टच करता है जो आपको अच्छा चीज़ नहीं लग रही तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, नहीं तो दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 112 है। और दिल्ली पुलिस का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, आप बिहार में चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, पंजाब चले जाएं, यूपी चले जाएं, अब पूरी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में एक ही नंबर है 112। तो जब 112 नंबर आप याद रखेंगे, वहाँ शिकायत करेंगे, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वो जो 112 नंबर है, कोई बच्चा या कोई महिला अगर उस पर कॉल करती है कि उसके साथ इस तरह से कोई मिसहैपनिंग हुई है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है,
तो आपको बता दें कि उनका नाम जो है कहीं पे भी शो नहीं किया जाता, उनके नाम के बारे में कहीं नहीं बताया। जैसे समझ लीजिए मेरा नाम किरण है तो मेरा नाम के लिखा जाएगा, मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र है तो डॉटर ऑफ सुरेंद्र लिखा है, मैं दिल्ली में इस जगह पे रहती हूँ तो सिर्फ क्रॉस 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 लिखा जाएगा। तो ये बच्चों को जो आई विटनेस भी है या कोई इस बात की शिकायत भी करता है तो जो विटनेस सामने नहीं आना चाहते तो उसमें क्या नाम है, उनके नाम को गुप्त रखा जाता है। और यही हमारे न्यू लॉ में भी बताया गया है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून चेंज हुए हैं। जो आईपीसी थी वो भारतीय न्याय संहिता बन गई, जो हमारी सीआरपीसी थी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई, और जो क्या नाम है हमारे एविडेंस एक्ट था, जैसे लोग गवाही देने से डरते हैं कि हमें किसी, हम तो कह देते हैं हमें तो दिल्ली से बाहर जाना है, हमारी तो पोस्टिंग भारत से बाहर हो गई है, तो उसमें क्या है भारतीय जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और उस बदलाव में सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिजिटल एविडेंस दे सकते हैं। तो कानून की जानकारी हर बच्चे को हो तो अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ उन्हें अपराध की सूचना कैसे देनी है, लॉ के हिसाब से सूचना कैसे देनी है, वो हम सब उन बच्चों को अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं। सिर्फ हाथ और पाँव चलाना नहीं, अपने आप को बचाना भी है कैसे, वो भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और क्योंकि मैं अब तक जो 10 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, उसमें बच्चे और महिलाएं तो हैं ही हैं, इवन देन हमने बुजुर्गों को भी ट्रेनिंग दी है। आप कई बार देखते हैं कि माता पिता को छोड़कर जो लोग अपने घरों से दूर देश विदेश में चले जाते हैं, उनके माँ बाप जब अकेले होते हैं तो वो किस तरह से घर में रहकर, माता पिता जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल 80 साल है, और वो भी अपनी रक्षा कैसे करें छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे उनके पास आप कटोरी दे देते हो, कटोरी के साथ चम्मच दे देते हैं, तो आप कांटा भी दीजिए, फोक दीजिएंगे, तो कोई उनके पास अगर आने की कोशिश करता है या उनको कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो वो उसको हिट कर सकते हैं यहाँ पे, आँख के पास, नाक के पास, चिन के नीचे। ये जो हमारे शरीर के वीक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ये दोनों हाथों को इस तरह से प्रेस करें तो यहाँ पे एक वेन्स होती है उसको, तो ये कान के पीछे एक जो हिस्सा होता है वो एक हिस्सा है, और ये ठोड़ी के नीचे, नेक की साइड में, नोज़ पर। अगर अचानक मैं आपका ये वाला हिस्सा आपकी नाक पे मार दूं तो आपको बहुत दर्द होगी। कहते हैं ना दिन में तारे दिखा देंगे, तो दिन में तारे ऐसे ही दिखते हैं आइज़ के नीचे। ये जो हमारे जो पॉइंट हैं इन पे अगर हम यहाँ पे प्रेस करें, यहाँ प्रेस करें, या हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ टच करें, वहाँ पे हिट करें। नी बॉल है जो हमारी घुटने हैं उन पे टच करें। ये शिन बॉन है यानी कि जहाँ हमारी हड्डी है पाँव के, जिस पे हम स्ट्रैंड हो रहे हैं, ये हिट करने के लिए। और कोई आपके पाँव के ऊपर पाँव रखता है तो जैसे दर्द होती है ना, वैसे ही अपनी एड़ी उनके पाँव के ऊपर रखेंगे तो सामने वाले को दर्द होती है। बस में, भीड़ में कोई किस तरह से अपना बचाव करना है तो हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में एक तो वो बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कई बच्चे जो हैं फिज़िकली फ़िट होते हैं, मगर कई बच्चे ऐसे जो फिज़िकल फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, मगर उन्हें एहसास होता है। जैसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बच्चे हैं, जब मैंने उनको ट्रेनिंग दी तो उन्होंने फील किया। मैंने सबसे पहले जब नेत्रहीनों को तब ट्रेनिंग दी जब मैंने ब्लाइंड लड़की को बचाया, तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर आप तो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं, क्योंकि 1982 से 84 तक उन्होंने ब्लाइंड्स लड़कियों को जब सिखाया तो उनके पास तो ढेरों एक्सपीरियंस थे। और तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें थोड़े ऐसे टिप्स दें कि मैं नेत्रहीन लड़कियों को सिखा सकूं। तो मैंने तब जाके उनके हॉस्टल्स में, उनके अलग अलग जगहों पे जहाँ पे नेत्रहीन बच्चियाँ रहती हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। फिर मेरे एक दिन दिमाग में आया तो ये तो चिल्ला लेंगी, वो देख नहीं सकती हैं, तो कम से कम वो बच्ची हैं जो ना चिल्ला सकती हैं ना सुन सकती हैं, उनकी बात को कोई कैसे समझेगा। तो कोई मदद आने से पहले वो अपनी रक्षा कैसे करें, तो मैंने उनको भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। जो बच्चियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, मूक बधिर बच्चियों को। और आप मानेंगे कि भगवान अगर आपसे एक शक्ति खींच लेता है तो उनको और बहुत सारी एनर्जी और शक्तियाँ दे देता है। और उनके अटैक, उनका जोश, जब उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई तो उनका जोश देखने लायक था। और मैं तब से करीब मुझे 12-13 साल हो गया जो मैं उनको ये सब ट्रेनिंग दे रही हूँ। फिर मेरे एक दिन दिमाग में आई कि ये तो बच्चियाँ चलो लिख कर बता देंगी हमारे साथ अपराध हुआ, मगर वो बच्चे जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं वो बच्चे कैसे करेंगे। तो मैंने पहली बार
मैं शुक्रगुजार हूँ एयरफोर्स स्कूल जो सबरोतो पार्क है, उन्होंने अपने यहाँ के बच्चों को ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराने का मुझे मौका दिया। और मैंने अपने टीचर शिव कुमार कोहली साहब की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। और आप मानेंगे कि जब मैं इस तरह के स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को जब मैं ट्रेनिंग दे रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, तो मतलब वो मुझे जानते हैं कि यहाँ उनको टच करना अच्छी नहीं है। वहाँ की लड़कियों ने बताया, वहाँ के जो बच्चे थे वो जब बता रहे थे तो मैंने उनको बताया, तो वो जब जाती थी तो मुझे आते ही ऐसे करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और मैं यही ट्रेनिंग बॉम्बे में भी देकर आई, मुंबई में, और वहाँ के स्पेशल एजुकेशन के कई हॉस्टल्स हैं जहाँ मैंने जाकर ट्रेनिंग दी। उनमें से एक ओम क्रिएशन जो है राधिका जी का, वो भी बहुत ही शानदार उनके हॉस्टल बने हुए हैं और वो स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ कराती है उन्हें। और मुझे मौका दिया उन्होंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराने का। तो वहाँ की जो बच्चे उम्र में तो बहुत बड़े हो गए हैं, मगर वही IQ लेवल कम होने के कारण वो बच्चे, हाँ, वो उनको मैं मुंबई में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तब उन्हें ट्रेनिंग देने जाती हूँ, रिफ्रेशर कोर्स कराती हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ऐसे ही मैं दिल्ली में जहाँ, मगर मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं वैसे भी जा रही हूँ तो मुझे कहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, अनाथालय कुछ भी दिखता है तो मैं वहाँ पे जाके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। तो मकसद यही है कि चाहे वो महिलाएं एक हाउसवाइफ हों, वर्किंग हों, या जहाँ मेरी पोस्टिंग है जो रेड लाइट एरिया है, मैं वहाँ की महिला को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। मैम, आप पहली महिला पुलिस चौकी की इंचार्ज बनी, ये अनुभव हम सभी से बताइए। बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे जानते हैं कि जब पहला शब्द आता है कि पहली बार ऐसा हुआ, तो वो मोमेंट जो होती है प्राउड वाली मोमेंट होती है। मैं दिल्ली पुलिस में जब पहली बार वो मैन को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराती थी, पहली ऐसी लड़की जो लड़कों को ट्रेनिंग करा रही है, तो प्राउड फील होता था कि जहाँ कहा जाता है लड़के स्ट्रांग हैं और लड़कियाँ कमज़ोर हैं, तो मैंने वो टैग भी हटा दिया कि लड़की होते हुए मैंने लड़कों को कमांडो कोर्स कराया। और तब और भी अच्छा लगा जब नॉर्थ ईस्ट की जब लड़कियां पहली बार कमांडो कोर्स बनी, स्वाट टीम बनी, तो उन स्वाट टीम की लड़कियों को मैंने योगा भी सिखाई और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी कराई। और जब मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2020 में थी, कोरोना के समय में, हमारे DCP संजय भाटिया साहब ने कहा कि आपको मैं डिवीज़न अफसर बना रहा हूँ GB रोड की। GB रोड एक रेड लाइट एरिया है जिसे लोग श्रद्धानंद मार्ग से आप जानते हैं। तो तब डिवीज़न अफसर सुना तो बहुत प्राउड फील हुआ कि यहाँ की डिवीज़न अफसर में मुझे लगाया गया। तो वहाँ पे रहते हुए कोरोना के बाद जब मैंने देखा कि महिलाएं जो थी वहाँ की रहने वाली, और वो अब उस तरह का काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लड़कियों को हम ऐसे स्किल सिखाएं कि कभी ये काम में बदलाव लाना चाहें, अपने आप को इस सेक्स वर्कर की काम से छोड़ के अच्छे जीवन में जाना चाहें। तो हमने पहली बार कोरोना के बाद उन्हें दिए बनाने और मिट्टी के दिए बनाने और पेपर बैग्स बनाने सिखाए। और मेरे टीचर की बिटिया थी शिव कुमार कोहली सर की बिटिया लक्ष्मी कोहली, उसने उन ट्रेनिंग को करवाया और उनको हेयर स्टाइल्स बनाने सिखाए, ताकि इसके ज़रिए भी वो कुछ अपने आप को काम कर सकें। देखिए, आप किसी पार्टी में जाते हो, आप जब तैयार होते हो तो आप हेयर स्टाइल बनाने के ही कम से कम मांग लें तो 500 से 1000 रुपये मिल जाते हैं। अगर आपने 10 लोगों के हेयर स्टाइल बनाइए, देखिए आपने एक दिन में 5000 रुपये कमाया। तो हमने उनको बताया कि शरीर बेच के ही पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप अपने हुनर से भी पैसा कमा सकते हैं। फिर जब हमारे CP साहब की एक मुहिम चली थी कि पिंक बूथ बनाए जाएं, तब GB रोड में पहली पिंक चौकी बनी थी, जिसे हमारे जो DCP मैडम थी श्वेता चौहान मैडम, हाँ, तो उसकी मुझे पहली बार इंचार्ज बनाया गया पिंक चौकी का। तो अब 2024 में जब हमारे उपराज्यपाल जी ने यहाँ पे भी महिलाओं के लिए हम और क्या अच्छा काम कर सकते हैं, तब हमारे CP साहब श्री संजय अरोड़ा जी, हमारे DCP M हर्षवर्धन साहब और जॉइंट CP श्री परमादित्य साहब और जो हमारे स्पेशल CP थे रविंदर सिंह साहब, उन सब का एक मकसद था कि हम महिलाओं के लिए और कितना बेटर सर्विस दे सके दिल्ली पुलिस, कि उन्हें ज़्यादा दूर तक पुलिस स्टेशन तक जाना ही ना पड़े।
तो दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी जो शरदानंद मार्ग में बनाई गई और जिसे लोग जीबी रोड के नाम से जानते हैं, रेड लाइट एरिया है, उस एरिया में जब ये चौकी बनाई गई तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया गया। तो मेरे ये बड़ी प्राउड की बात थी और गर्व की बात थी कि मेरे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने मुझ पर विश्वास करके इस चौकी का जब मुझे इंचार्ज बनाया गया तो मैंने उन्हें वे काम भी करके दिखाए। मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान अभी जो मैं अभी भी वहाँ पोस्टेड हूँ 7 नाबालिग को निकाल के 4 जो वहाँ के ब्रोथल हाउस थे, जो प्रॉपर्टी थी, उनको सील करवाया। और ख़ास बात तो यह है कि वहाँ पे जो बच्चे अनजाने में आ जाते हैं यहाँ पर, या जो वहाँ की रहने वाली लड़कियाँ अपने घर जाना चाहती हैं और इस काम को नहीं करना चाहती, तो 100 से अबव लड़कियों को हमने उनके घरों तक पहुँचाया। और जो लड़कियाँ यहाँ पर किसी के बहकावे में आकर ऊपर मतलब प्रॉपर्टी में जहाँ पे ब्रोथल हाउस है वहाँ पहुँचाना चाहते थे जो लोग, उनकी इस पहुँच को मैंने वहीं तोड़ दिया और उन लड़कियों को रास्ते में ही हमने रेस्क्यू कर लिया। और हाल में ही अभी पहाड़गंज में भी हमें किसी तरह की एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे लड़कियों को रखा जा रहा है और होटल में सप्लाई किया जा रहा है। जैसे आप स्विगी की तरह एक ऑर्डर करते हैं कि 2 प्लेट ऑमलेट ले आओ, 2 प्लेट चाय ले, 2 गिलास चाय ले आइए, तो वो ऑर्डर जैसे ऐसे ही लड़कियों के लिए भी ऑर्डर किया जाता था। तो हमें जब इसकी सूचना मिली तो हमने अपने डीसीपी श्री हर्षवर्धन साहब की मार्गदर्शन पर वहाँ पे रेड किया और 23 लड़कियों को वहाँ से बचाया। तो यही मकसद है कि महिलाओं को और बच्चियों को हम कैसे सुरक्षित रख सकें। और जो बच्चे हमें मिसिंग मिलते हैं, जो अपने स्टेटों में मिसिंग है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ यहाँ पे आ गए हैं, तो हमने उनको सेव किया, उनके पेरेंट्स से ढूंढ के उनके पेरेंट्स तक पहुँचाया। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी, जो बच्चे अपने माँ बाप से छोटी छोटी बातों से जिद करके लड़ लेते हैं और कहते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, या किसी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं जो उन्हें बहला फुसला कर माँ बाप से दूर करके उन्हें ऐसे जंजाल में और ऐसे जगह फेंक देते हैं जहाँ पे उनकी आगे की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो वो बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि अपने माता पिता से कभी ना लड़ें, उनकी बात को मानें, नाराज़गी हो तो घर पे ही रहें, घर छोड़ के अनजान हाथों में उनके चुंगल में ना फंसे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक बार इस जाल में फंस जाता है तो बहुत ही मुश्किल से निकलता है। और पुलिस पे विश्वास रखें, क्योंकि जो लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं वो हमेशा आपको पुलिस से, कानून से दूर रखेंगे और उनके खिलाफ़ आपको बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे कि पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी, पुलिस तुम्हारा साथ नहीं देगी। ऐसा नहीं है। आप अपने घर से पहली बात है कदम ही ना निकालें, और दूसरी बात है अगर आप उनके जाल में फंस गए हैं तो ज़रूर और ज़रूर पुलिस की मदद लें, क्योंकि पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जो आपको आपके घर तक पहुंचाएगी। मैम, जीबी रोड में रहने वाली महिलाओं की स्थिति आपने बहुत ही करीब से देखा है। मैम, कैसी स्थिति होती है, आपने क्या महसूस किया है? देखिए, क्योंकि पहली बात है कि आप और मैं, हम एक दूसरे को आप करके बोल रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हर महिला चाहती है कि ज़िंदगी में हमें एक रिस्पेक्ट मिले। पहली ज़िंदगी उन लोगों की है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उन्हें हमेशा एब्यूजिंग लैंग्वेज से पुकारा जाता है, उनको एक गंदे नाम से बुलाया जाता है, तो यही उनका मनोबल कम होता है। मैं ये सोचती हूँ कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। इसीलिए उन्हें हमने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ कराए और नेचुरल है कि उनका माइंड जब यहाँ पे इस काम में लगा दिया जाता है तो उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल उनका ब्रेन काम नहीं करता, उनको नशे का आदी बना दिया जाता है कि उनका जो वो नशा करती हैं उससे वो अपनी जो पहले की ज़िंदगी है, मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ तक मैंने उनसे बातचीत करके, उनकी काउंसलिंग करके महसूस किया है, उनको इस तरह से कर दिया जाता है कि वो अपनी पहले की ज़िंदगी को याद ही नहीं करना चाहती। अच्छा। शायद हो सकता है कि अब वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, दिन में कई लोगों के साथ उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं कि बाहर में माँ बाप को या परिवार को पता चलेगा तो उनकी इंसल्ट होगी, बच्चों को पता चलेगा तो उनको अपनाएंगे नहीं। तो ये इस मनोस्थिति उनकी
हर लड़की की मैंने महसूस की है। और हमने बहुत कोशिश की और कई लड़कियों को वहाँ से निकाला है सिर्फ उनकी काउंसलिंग करके। और जो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, ख़ास तौर पे जो जैसे आज कल हमारे डीसीपी श्री नितिन वॉल्सन साहब हैं, उनका एक यही है कि हम किस तरह से इन सब लड़कियों को उनके परिवार के साथ मिला सकें। मेरी एसीपी सुलेखा जगवार मैम हैं, उनका भी एक मकसद है, वो खुद पर्सनली हमारे साथ पेट्रोलिंग करती हैं और वो खुद हमें गाइड भी करती हैं कि नेचुरल है कि जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं उनके अलग से अपने एक्सपीरियंस है। और जो हमारे जॉइंट सीपी हैं, जैसे पहले परमादित्य साहब बहुत मतलब हमें गाइड करते थे कि आपको आगे बढ़कर लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही है, इनकी मदद भी करनी है। और जो अब हमारे सर हैं वो भी हमें समय समय पे गाइड करते हैं कि आपने आगे बढ़ना है और इन लड़कियों को मदद करनी है, क्योंकि एक महिला ही महिला से जब बात करती है तो उसे संतुष्टि होती है, हर लोग नहीं कर पाते। मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने दिन में वो 100 लोगों से बातचीत करती हैं, मगर उन पे वो सिर्फ विश्वास नहीं करती उन पे, उनसे उनको काम है। मगर एक महिला जब दूसरी महिला से बात करती है तो कहीं ना कहीं उनका दर्द फूट ही पड़ता है। तो उनका तकलीफ़ तो बहुत ही है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ उनकी एक ये है कि हम जब यहाँ से, अगर आप हमें कहते हो कि काम छोड़ो और अपने परिवार में दोबारा जाओ, तो हमें कौन अपनाएगा, और हम जो इस काम से पैसा कमा रहे हैं हमें कौन नौकरी देगा। नेचुरल है कि मैंने जब एक सेक्स वर्कर्स को 3-4 साल पहले यहाँ से निकाला तो वो पढ़ी लिखी थी, तो मैंने उसको नौकरी पे लगाया। तो जब नौकरी पे लगाया जहाँ पे वो काम करती थी, तो वो उसको जब लोगों को पता चलता था कि सेक्स वर्कर है तो उसको निकाल देते थे। जब उसको निकाल देते तो उसकी तनख्वाह भी नहीं देते थे। हम जा के कहते थे भी इसने तुम्हारी कंप्लेंट की है, तो बहुत ही जैसे 25,000 तनख्वाह देनी है तो उसको 10-12 दे के उसके 10 तरह की, इसने इस दिन लेट आई, इस दिन छुट्टी की, मतलब उसको बहुत ही तड़पा कर मैनिपुलेट करके। तो मैंने ये सोचा कि ये पढ़ी लिखी है मगर इसको काम में कभी भी नहीं, जब आज ये थोड़ा सा फिजिकल फिट है तो काम कर रही है, इसको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे ये अपने काम की खुद मालकिन बने। तो मैंने उसको एक ई रिक्शा दिलवाया, जिससे क्या नाम है, आज वो डेली 1800 से 2000 कभी 2500 रुपया कमाती है अपने ई रिक्शा से, और अब वो अपने काम की खुद मालकिन है। अब मैंने उसको ये गाइड किया है कि आप इस ई रिक्शा से और कई अपने ई रिक्शा बनाएं, और अपनी मदद तो आप मालकिन हो, अपने साथ उन लड़कियों की भी मदद करें जिन्हें एक ज़रूरत है नौकरी की, उन महिलाओं को आगे लेकर आए। तो तब तुम्हें किसी से यूँ नहीं करना पड़ेगा, अब तुम यूँ करने वाली बनो, मतलब कि पैसे देने वाली बनो, मालकिन बनो। तो उसके जीवन में बदलाव भी आया। और देखिए, आप हर आदमी को, आपके अंदर अगर गट्स है तो उसको आप अपने पर डिपेंड नहीं बनाएं, उसको इतना कर दें कि उनको अपने आप ही उस पर छोड़े, वो अपने काम में खुद इंडिपेंडेंट बने। तो ये स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, और आप दूसरे लोगों के सहयोगी बने, उनको अपना गुलाम ना बनाएं। तो ये मेरा एक मकसद है। और मैं आपको एक बात और भी बताती हूँ कि हमारी महिला पुलिस चौकी में जब ये चौकी बनाई गई तो हमने महिलाओं और बच्चों के लिए तो काम ही किया, हमने अपनी पुलिस चौकी के ऊपर एक हॉल बना हुआ है, वहाँ पे करीब 50 से ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं और उन बच्चों का जीवन सुधार रहे हैं। जो बच्चे आज तक कभी स्कूल नहीं गए, हमने कई लड़कियों को वहाँ से 1 साल करीब पढ़ाकर स्कूलों में एडमिशन कराया। जो 10, 11, 12 साल की लड़कियाँ थी वो आज तक कभी स्कूल भी नहीं गई, तो उनको स्कूल में एडमिशन कराया। और कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। जो आसपास की महिलाएं हैं उनको मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, किस तरह से वो अपने माइंड को और डेवलप करें, डॉक्टर्स आते हैं। और कई अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से मेडिकल कैंप लगाते हैं हम। और ख़ास बात यह है कि हमने वहाँ पे सिलाई मशीनें रखी हुई हैं, वहाँ पे टीचर्स आते हैं और उनको सिलाई मशीन का कोर्स, मतलब जो स्टिचिंग का कोर्स कराते हैं, और स्टिचिंग का कोर्स कराने के बाद उन्हें प्रॉपरली सर्टिफिकेट देते हैं, और ताकि वो अपनी अर्निंग खुद कर सके। दिल्ली पुलिस का हमारा युवा प्रोजेक्ट है, उनमें हमने उनको मेकअप, सेक्स वर्कर्स को मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कराया, ताकि वो कोर्स करने के बाद अपने किसी भी पार्लर को बना सकती हैं, या आप किसी भी पार्लर में जाकर वो काम कर सकते हैं, या आजकल जो एजेंसियां हैं, फ्रीलांस हैं, वो जाके अपना काम कर सकती हैं। तो जीवन बदलने के लिए आपको अगर एक सहारे की ज़रूरत है तो एक
एक सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। तो दिल्ली पुलिस आपके साथ है, और यही नहीं कि सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, डी एडिक्शन जो आपके घर में नशा कोई करता है तो उसके लिए भी आप मदद ले सकते हैं। साइबर अवेयरनेस के लिए हम काम करते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 112 है, तो पूरी ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में जो साइबर क्राइम होता है उसका नंबर है 1930। अगर साइबर क्राइम वो क्राइम है जैसे ऑनलाइन आप किसी को ओटीपी दे देते हैं, आपका पैसा है, या डिजिटल अरेस्टिंग आजकल चल रही है, कोई आपको कॉल करके कहता है कि आप इस केस में अपराधी हैं और आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं तो आप हमें इतना डिमांडिंग वो लोग करते हैं, मनी दो, ये दो, और वो एक नकली सा एक डिजिटल वो दिखाते हैं, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ये था है पीछे, तो वो उन पे विश्वास नहीं करें। अगर कोई भी आपको अरेस्ट करता है तो पहली बात है डिजिटल अरेस्टिंग है ही नहीं। जो अरेस्ट है वो आपको आईओ फेस टू फेस आपके अपराध को बताते हुए, आपको नोटिस देते हुए वो करेंगे। और तभी हमने कहा था जो न्यू लॉ चेंज हुआ है, जैसे आपको कोई नोटिस मिलता है जिसमें 7 साल से कम सज़ा है, उसमें आपको अरेस्ट भी नहीं करा जाता। और इस तरह की कानून की नॉलेज है वो आप लोगों को होनी चाहिए। आजकल जो यंग जनरेशन है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे अपनी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, तो अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करें। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो भी जाता है तो आप याद रखें 1930 1930 नंबर जो है वो साइबर क्राइम को आप कोई सूचना देना चाहते हैं जो आपके साथ क्राइम हुआ है तो आप उनकी मदद लें। और जो भी क्राइम होता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बताएंगे। जैसे कोई आपके साथ आर्थिक रूप से फ्रॉड हो गया है, कोई आपका बैंक से या ट्रांजैक्शन हो गई या कुछ भी हो गया, तो 24 घंटे अंदर अंदर ये बताएं और अपने बैंक को भी बताएं। और इसी तरह से जो नशा मुक्ति अभियान हमारे दिल्ली में तो चल ही रहा है और पूरे भारत में भी ये एक मुहिम है कि नशा से हम अपनी जो समाज के लोग हैं उनको दूर रखें, बच्चों को नशा से दूर रखें। जैसे बच्चे आजकल सॉल्यूशन सूंघना या कोई भी गलत आदतों में पड़ गए हैं, तो आप 1933 जो नंबर है उससे आप हेल्प लें और आपकी काउंसलिंग भी उसके जरिए होती है जो नशा करता है, और किस तरह से वो उसको रिहेबिलिट कर सके, किस तरह से उन्हें नया जीवन दे सके, उसके लिए भी काम करते हैं। मैम, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है, उनको सेव किया है, उनको गाइडेंस दिया है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। यस जी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी, मुझे अपने कामों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है और ये सम्मान मुझे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया था। और राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलना एक हर पुलिस जवान की एक इच्छा होती है कि उनके टैग पर एक अवार्ड लगे, और मुझे अपने कामों के लिए असाधारण कार्य पुरस्कार मिल चुका है। और मैं दुनिया की उन 12 महिलाओं में से हूँ जिन्हें आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिला। मुझे ये अवार्ड पूना में मिला। मुझे दिल्ली महिला आयोग की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और नगद 25,000 रुपये मिले। किस्सा खाकी का एक हमारा दिल्ली पुलिस का पॉडकास्ट है, और जो लोग अच्छा गुड वर्क करते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका होता है कि उनके कामों को दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पॉडकास्ट के ज़रिए बताया जाता है। तो मैं 2 बार उस पॉडकास्ट में आ चुकी हूँ, उजाला बिखेरती किरण। और जब मैं 2024 में पहली बार अपनी दिल्ली पुलिस की परेड की बैंड के साथ चली थी तब मेरा नाम आया। और कई ऐसे अवार्ड हैं, जैसे मैंने चंडीगढ़ में 50,000 से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, तो वहाँ के माननीय गवर्नर साहब श्री BS बदनौर साहब और माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री किरण खेर मैडम ने एक चंडीगढ़ पुलिस के प्रोग्राम में मुझे सम्मानित किया। लेडी आयरन, लेडी सिंघम, मर्दानी, इस तरह के अवार्डेड से कई बार सम्मानित मैं हो चुकी हूँ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ये जो सम्मान मिलते हैं ये आपको मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो जैसे आज एक अच्छे काम के लिए मुझे सम्मान मिला, तो मैं कल दूसरा काम सोचती हूँ कि और क्या अच्छा करूँ कि जब वो दोबारा सम्मान मिले तो एक नया सम्मान मिले। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आपके माता पिता, आपके गुरु हैं, अगर इनका आशीर्वाद आपके सर पे है तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी ड्यूटी के बाद भी, जहाँ हम अच्छा कार्य करके समाज की सेवा कर सकें।
और क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा, दिल्ली पुलिस क्या, भारत की हर पुलिस, हर फोर्स जहाँ जो रहते हैं वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। बस समाज के लिए हम जो काम करते हैं और उनकी सराहना होती है, तो मैं ये सोचती हूँ ये सबसे बड़ा अवार्ड है कि जिस काम से आपकी सराहना हो रही है और आप जो काम कर रहे हैं उसको समाज में पसंद किया जा रहा है। जैसे अभी हाल में ही मुझे, जो मैं बच्चों को सेव किया, जिन बच्चों को मैंने स्कूलों में भेजा, या जो लावारिस बच्चे मिलते थे उनके माता पिता को ढूंढ के उनके तक पहुंचाया, तो इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो हमारी 3 कमेटी है, उनके जो चेयरमैन हैं श्री मनोज साहब और श्री पंकज साहब, श्री अनिरुद्ध साहब, ज्योति जी, और जो हमारी काउंसलर मैडम हैं, उन्होंने मुझे एक स्पेशल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया। तो मैं ये सोचती हूँ मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं, मेरे कामों की जो सराहना है, उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया तो मुझे हज़ारों लोगों ने बधाई दी। तो वो जो बधाई थी वो मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा कर रही थी, और ये एनर्जी मेरे ड्यूटी में भी बहुत काम आती है। अभी 2 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आपकी पॉजिटिविटी से आता है। और जब 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नारी शक्ति को आगे दिखाना है, तो उन्होंने 26 जनवरी की परेड में नारियों को चलने का मौका दिया। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी, तो जहाँ ट्रेनिंग होती थी लड़कों की, तो वो 26 जनवरी की परेड में चलते थे। तो मैं तब अपने पुलिस ऑफिसर, अपने CDI साहब को बोलती थी कि सर मुझे भी चलना है। तो कह रहे लड़कियाँ नहीं चलती, लड़के चलते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हमें क्यों इतना कमज़ोर समझा जाता है, हम क्या कमज़ोर हैं या हम कुछ चल नहीं सकते? जब हम अपनी ड्यूटी के दौरान ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम परेड में क्यों नहीं चल सकते? तो जब 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ये बात बताई तो मैं बहुत खुश हुई, और मौका था तो मुझे बुलाया गया ट्रेनिंग, लड़कियों को ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए भी। नेचुरल जेंट्स भी हेल्प करते थे, तो मगर वो हाथ नहीं लगा के बता नहीं सकते थे। तो जब लड़कियां चलती तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी चलूं। तो वो कह रहे थे तेरे पाँव जो है कब्र में टंगे हुए हैं, मतलब कि आप रिटायर होने वाली हो, बूढ़ियों को नहीं चलाना। तो वो क्योंकि 21, 22, 23 साल, 24 साल की लड़कियां चल रही थी, तो मेरा बड़ा मन करता था मैं रोज़ अपने CDI साहब के पीछे पीछे चल, सर मुझे भी मौका दो ना, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। तो कह रहे नहीं नहीं, लड़कियों को अगर 2 किलो का थैला पकड़ा दिया जाए तो इनकी कमर में दर्द हो जाता है, यहाँ तो 13 किलोमीटर चलना है। मगर मैं पीछा नहीं छोड़ती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर हम तेरे को कुछ वो दे दें, इंस्ट्रूमेंट दे दें, तो उसको उठा के चल लोगी? मैं कहा हाँ हाँ बिल्कुल चल लूँगी। तो मतलब मैं इतने जोश में थी कि हर चीज़ के लिए हाँ कर रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को जब परेड होगी तो तब बताएंगे। तो मैं शाम को जब परेड में गई तो मुझे 3-4 ऑफिसर थे, IPS थे, जो मैडम श्वेता मैम चल रही थी परेड में। तो उन्होंने कहा भी ये इंस्ट्रूमेंट है और इसको उठाकर तुम अगर 10 मिनट खड़ी होगी तो हम सोचेंगे कि तुम्हें चलाएं कि नहीं चलाएं। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट था वो 32 किलो का था। तो उसको आपने देखा होगा, एक सर्कल बैंड होता है और उसके ऊपर वो पूसा बना होता है और उस पर लिखा होता है दिल्ली पुलिस, तो उसको सोजा बैंड बोलते हैं, और ब्रास बैंड होता है। तो मैंने उसको डाल लिया और मेरे में अंदर इतना जोश था, तो मैं तो आधा घंटा खड़ी हो गई। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो बात कर रहे हैं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं परेड कर लेती हूँ। तो मैं परेड करने चली गई। तो उनमें से एक ऑफिसर ने बोला कि वो कहाँ चली गई, भाग गई? देखा हमने पहले ही कहा था CDI साहब वो उसके बस की बात नहीं है। तो वो कह रहे बस की बात नहीं, वो तो परेड कर रही है। तो जब उन्होंने मुझे परेड करते हुए देखा तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप डेली प्रैक्टिस किया करो। तो जब मैं राजपथ पर चली तो मेरे अंदर एक प्राउड था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे सपने को पूरा कर दिया। अगर वो नहीं कहते कि नारी चलेंगी, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये आदेश नहीं देते कि दिल्ली पुलिस भी चलेगी, और उस बैंड के साथ जो लड़कियों का बैंड था, 21, 22, 23, 24 साल की लड़कियां, और उनमें मैं एक 58 ईयर की, 57 ईयर की लड़की चल रही है। मैं तो अपने आप को जवानी मान रही थी, और पूरे जोश के साथ मैंने उस परेड को पूरा किया, और विजय चौक से लेकर लाल किला तक उस सोजा बैंड 32 किलो को लेकर चली। और दूसरी बार फिर मुझे DCP 4th बटालियन श्री कृष्ण साहब ने मुझे मौका दिया कि चलिए आप इस बार फिर चलें। और दोनों बार मैं आपको बताऊं हमारी दिल्ली पुलिस फर्स्ट आई, और मैं अब नेक्स्ट 2026 की इंतज़ार कर रही हूं कि मुझे फिर मेरे ऑफिसर मुझ पर विश्वास करें और मुझे दोबारा मौका दें कि जब तक मैं दिल्ली पुलिस में रहूं उस बैंड के साथ मैं चलती रहूं, और इस सपने को मैं कभी
अपनी तरफ से कभी टूटने नहीं दूंगी और अपने इस सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी और ऑफिसर्स का विश्वास जीतूंगी कि मैं अभी भी चल सकती हूँ। जी, आपके अंदर इतना जज्बा, इतना जोश और इतना स्ट्रेंथ है कि आपको कभी फील नहीं होता कि आप वीक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं फील होता। मैं तो अभी भी मैं आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं कहीं से वीक हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं ना तो खुद वीक अपने आप को महसूस होने देती हूँ, ना मैं दूसरों को होने दूंगी। जब मेरी क्लास में बच्चे आते हैं तो जोश भरे होते हैं। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि जीबी रोड में मैंने पहली बार एक सेक्स वर्कर्स की बच्ची को स्कूल भेजा। जब मैं कोरोना के बाद डिवीज़न अफसर थी और पहली बार मुझे डिवीज़न अफसर लगाया गया संजय भाटे जी की तरफ से, तो एक प्रॉपर्टी में चेक करने में जब जाती थी तो मैंने देखा एक 5-6 साल की बच्ची वहीं बैठी रहती है, खेलती रहती है। तो मैंने पूछा ये किसकी बच्ची है? तो उन्होंने बताया कि मैडम ये तो हमारी एक लड़की है, उसकी बच्ची है। तो मैंने उसको समझाया, बेटा इसको स्कूल भेजा करो, आप क्यों इसको यहाँ पे रखती हो? ये सब एक्टिविटी देखती है तो इस पर बुरा असर पड़ता है। तो कहती है मैडम मैं क्या करूँ, स्कूल में मैं इसका एडमिशन कराती हूँ तो इसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो फिर मैंने जब बच्चे से पूछा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर क्यों बनोगे? तो कह रही मेरी मम्मी को दर्द बहुत होता है। तो मैं समझ गई कि जो उसकी माँ जो एक्टिविटी करती है उससे जब कभी पेन होता होगा तो बच्ची को महसूस होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो अपनी माँ को ठीक कर दूंगी। तो मैंने उसकी मदर की काउंसलिंग की, उस बच्ची को लिए मैंने कई जगह लेटर भी लिखे। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू मैंने उस बच्ची को होम में डाला। आज वो बच्ची पढ़ रही है। और मैं आपको बता दूँ 2023 मैंने उस बच्ची को 2020 में चाइल्ड होम के थ्रू स्कूल में डाला था और वो वहीं हॉस्टल में पढ़ती है जो अंडर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। और उसकी मदर का 2023 में मर्डर हो गया। और आप देखिए शायद भगवान ने वो काम मेरे हाथ से करवाना था तो वो बच्ची को सही स्थान पे आज वो बच्ची पढ़ रही है। आज वो अपनी जब वहाँ पे रहती थी तो अपनी माँ के नाम से पहचानी जाती थी। अब जब वो बच्ची बड़ी होगी तो उसकी माँ अपनी बच्ची के नाम से पहचानी जाएगी। तो आपके पास जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, ये सब ईश्वर करता है, देता है। जो मुझे वो काम भी दिया उन्होंने, वो ईश्वर ने दिया। तो मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ कि हमेशा हमें उन्होंने जहाँ मुझे अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे स्कूल दिए, जैसे मैं सलवान स्कूल से पढ़ी, कॉन्वेंट एंड जीसस मैरिज से मैंने ग्रेजुएशन किया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने आगे की पढ़ाई की। जो मैं क्योंकि दिल्ली पुलिस में आ गई थी तो मुझे अपने कॉलेज से लास्ट ईयर्स 2 इयर्स की पढ़ाई मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट करनी पड़ी। मैंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए किया तो लास्ट ईयर में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो ये सब प्रेरणा हमें जो है वो अंदर से टीचर, अच्छे संस्कार। तो आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी, हमारे देश में जितने संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, अगर वो बच्चे उसके हिसाब से चलें तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि अच्छी संस्कार, पॉजिटिविटी, माता पिता की रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। देखिए आप क्या होते हो, मिट्टी होते हो। माता पिता चाहें, टीचर चाहें तो आपको कंकड़ बना दें, मगर वो आपको सवार के एक अच्छी मूर्ति बनाते हैं, एक अच्छा समाज में स्थान देते हैं। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि माँ बाप ना हो और टीचर ना हो तो हमारा समाज कैसे हो। वैसे ही दिल्ली पुलिस में अगर पुलिस स्टेशन नहीं हो तो पुलिस नहीं हो तो हमारा समाज कैसा हो। तो ये सब समाज की एक धरोहर है, इनकी बात को माने और ये जब भी जागरूक अभियान चलाएं, ये पॉजिटिविटी करें तो पुलिस के लिए मदद करें, आगे आएँ। और कोई भी अपराध होते हुए देखें तो उसकी सूचना ज़रूर आप जो पुलिस को दें और विश्वास रखें। और विश्वास आपको तभी आएगा जब आपको लॉ की नॉलेज होगी। 1 जुलाई 2024 से हमारा कानून बदल गया है, ठीक है। जो नए 3 कानून आए हैं इसमें बहुत से सुधार हैं और जो ये सुधार किए गए हैं तो समाज की नई एक्टिविटीज़ को देखकर किए गए। इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ नया है? हाँ, सबसे बड़ा नया बात है कि जब भारत का संविधान बना था और संविधान में जब उसके बाद कानून, ये जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल का मतलब सज़ा देना, तो उनका जो ब्रिटिश ने ये कानून बनाया था। तो उन्होंने अपनी उस समय जैसी सिचुएशन थी तब उसके हिसाब से लॉ बना था। तो महिलाओं के साथ जब अपराध होता था तो आईपीसी की धारा 376, जब उनके साथ बलात्कार जैसी, यौन शोषण जैसी घटनाएं होती थी। मगर अब जो नया कानून बना भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या है, महिलाओं को, बच्चों को पहले
रखा गया है। अगर आप जो धारा 376 थी, अब 64 से लेके 69 तक की धाराएं हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उनके साथ कोई क्राइम नहीं हो, तो उसमें उनको न्याय भी है। और दूसरा, जैसे लोग शादी का झांसा देके उनके साथ फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे, अब वो उस सज़ा में उनको ज़्यादा सज़ा होने लगी है। तो पहले था पिनल यानी कि सज़ा, अब भारतीय न्याय यानी अब आपको न्याय मिलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता में यही एक खास बात है। और हमारे भारत का कानून बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून है। अगर कोई आदमी अपराध करता है तो आप आगे बढ़कर आए। और मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ, जो महिलाएं बच्चे अपनी कंप्लेंट करते हैं तो उनको लगता है कि हमारा, जैसे फिल्मों में देखते हैं जी, कोर्ट लगी हुई है, कोई आदमी उनकी बात का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे जो कोर्ट है, जो जहाँ न्यायालय हैं, वहाँ पे विक्टिम्स के लिए जो विटनेस हैं, जो महिला है, जो बच्चा है, जो 18 साल से नीचे हैं, या कोई ऐसा विटनेस जो कैमरा प्रोसीडिंग में ही उनकी विटनेस दर्ज होगी, उनकी एविडेंस दर्ज होगी, तो उनके लिए वेलनर्स कोर्ट्स बनाई गई हैं, जहाँ पे सिर्फ जज साहब होते हैं, जहाँ पे एक्यूज़ होगा वो पर्दे के पीछे होगा, जिसको विक्टिम देख सकती है, एक्यूज़ नहीं देख सकता अपनी विक्टिम्स को, और या जज साहब देख सकते हैं। और जो सरकारी वकील होते हैं या काउंसलर्स होते हैं वही रहते हैं, पब्लिक का कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं रहता। और उस कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर बच्चे की या जो हमारे विटनेस है उनकी गवाही होती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके नाम को बदनाम किया जाएगा, उछाला जाएगा। अगर कोई इस तरह से करता है तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। तो आप बेझिझक होकर शिकायत करें और अपराध को कम करने के लिए हमेशा पुलिस की मदद करें। और पुलिस के पास जाने से ही अपराध कम होंगे। बिल्कुल। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि अब हर एक पुलिस स्टेशन में आपको महिला पुलिस मिलेगी, दिन हो या रात हो, 24 घंटे हर पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस रहती है। और जो लड़कियां या महिला कोई अपनी शिकायत करती है तो उसके लिए महिला आयु है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस हो, या किसी भी बच्ची को कोई अपनी ऐसी शिकायत करनी है, वो भी है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे सिर्फ शिकायतें ही या कोई इस तरह से नहीं होती, आपके कोई समस्या है या आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप पुलिस को दे सकते हैं कि ये सजेशन है कि यहाँ पे ऐसा कोई पुलिस बूथ खोला जाए, या कोई इस तरह का क्राइम हो रहा है तो यहाँ पे इनको रोकथाम के लिए इन बच्चों की काउंसलिंग की जाए। तो ये चीज़ें भी हम करते हैं। तो पॉजिटिव रहें, एनर्जी वाले रहें और समाज की आप खुद रक्षा बने। आप पुलिस के आँख, कान और नाक बने। आप पुलिस के सिपाही हैं बिना वर्दी के। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ घरों में कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम अपनी कंप्लेन, जैसे कुछ गलत हुआ है किसी बच्ची के साथ या फिर उनके बेटों के साथ, तो वो अपना कंप्लेन पुलिस स्टेशन तक नहीं लाना चाहते, बोलते हैं कि हमारे घर की बदनामी होगी। जी। उन माँ बाप के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं उन माँ बाप के लिए बताना चाहूँगी कि आज आप अपनी बच्चे को या जो कंप्लेनेंट है जिसके साथ अपराध हुआ उसको दबा रहे हैं, तो वो कभी ना कभी ज़रूर फूटेगा, क्योंकि कभी ना कभी ज़रूर बोलेगा। क्योंकि एक अपराध को तो आप छुपा सकते हो, तो अपराधी को आप मौका दे रहे हो दोबारा अपराध करने के लिए, तो वो फिर मौका देखेगा, तो फिर वो उस बच्चे, उस विक्टिम के साथ अपराध करेगा। तो बदनामी आपकी नहीं, उस आदमी की होगी जिसने अपराध किया है। तो आप ये डर नहीं करो। मैंने आपको बताया ना कि आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपके घर का सब चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, उसको छुपाया जाता है। और जो चार्जशीट भी भेजी जाती है कोर्ट में, सिर्फ एक सील्ड कॉपी होती है जिसे जज साहब देख सकते हैं। इवन देन कोर्ट का स्टाफ भी नहीं देख सकता उसको। जहाँ जैसे समझ लीजिए मैंने बताया कि मेरा नाम किरण है, तो मेरे नाम के लिखा जाएगा, बाकी नाम को फ्लूट लगा दिया जाएगा। हाँ, और जैसे फादर का नाम सुरेंद्र है तो उसमें एस लगा दिया जाएगा, तो बाकी नाम को फ्लूट कर दिया जाएगा। एड्रेस में सिर्फ ट्रिपल क्रॉस लगाया जाएगा। जो ओरिजिनल फाइल होगी वो सील होगी। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं। और माता पिता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने बच्चों को हमेशा हिम्मत वाला बनाए और ख़ुद भी हिम्मत वाले बने। अगर आपकी बच्ची के साथ अपराध हो रहा है, अगर आप उसको दबा रहे हैं, तो अपराधी से ज़्यादा आप दोषी हैं। तो ऐसा नहीं करें और बच्चे को अंदर जोश बनाएं। आपको पता है, जब मेरा अंदर का जोश कम होता है तो मैं अपने आप को एक तरीके से मोटिवेट करती हूँ, नहीं कि मुझे और मोटिवेट होना है, तो मैं मोटिवेशनल सिंगिंग करती हूँ। कैसे गाने सुनती हैं आप?
हाँ, मैं देशभक्ति गाने सुनती हूँ और गुनगुनाती भी हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के। जैसे एक गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक क्या 3-4 गीत बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये गीत मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है। जीवन चले का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई छुट्टी, जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जीवन चलने का और बिल्कुल जैसे हमारे फोर्स के लोग हैं जो पुलिस वाले हैं, तो वो कई बार सोचते हैं कि नहीं हम क्यों करें, या आप हमारा काम नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना कि कोई आपको शाबाशी दे रहा है या नहीं दे रहा, या कोई आपको आपके कामों की सराहना कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो तब कभी कभी कोई नहीं करता ना, तो मैं सोचती हूँ चल अकेला चल अकेला, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो इस तरह के जो गीत हैं वो अपने आप में समाते हैं और फिर हमें खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है। तो कोई बॉर्नवीटा पी के या कोई एनर्जी ड्रिंक पी के ताकत नहीं आती, ताकत आती है सोच से। तो इसलिए ना तो खुद डाउन हो, ना अपने बच्चों को डाउन करें। जी। और दूसरी बात ये मैम, हर पेरेंट्स को लगता है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। नहीं, क्या बिल्कुल ज़रूरी है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा बताइए और गाइड जी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हर बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आप, अब जैसे कई बार डॉक्टर्स मुझसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करते हैं। अब वो कहते हैं कई बार पेशेंट्स हैं वो हमें लात पाँव मार देते हैं। अभी जैसे कलकत्ता में रेप कांड हुआ था, तो हमने सारे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने ट्रेनिंग ना दी हो, चाहे वो एम्स है, चाहे सफदरजंग है, देश जीबीटी है, या राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, लोकनायक हॉस्पिटल है, मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल है। तो सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, गार्ड को ट्रेनिंग देने का एक मकसद था कि ज़रूरी नहीं आप सबको मारे, अपना बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कोई आपको, आपके बच्चों को वेपन दिखाता है, चाकू दिखाता है कि चल मेरे साथ, मैं ये जो तुम्हारे, आपकी लेडीज़ को कहता है विजय तूने ये पहन रखा है, ज्वेलरी पहन रखी है, मुझे दे दो, मोबाइल छीन लेता है वेपन दिखाकर। तो आप अपना डिफेंस कैसे करेंगे? मारने से ज़्यादा अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है और काबू करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी है उसको हम बहुत ही सलीके से सिखाते हैं। जैसे अभी मेट्रो में हमने 1180 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, और मेट्रो में उनको ट्रेनिंग देने का मकसद, या कॉल सेंटर्स में जाते हैं उनको ये देने का मतलब ये नहीं कि आप आते जाते क्या ही करते रहो। मतलब कि अगर कोई आपके साथ बैड टच करता है या आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो आप अपना डिफेंस कैसे करें। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश आनी चाहिए, वैसे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी आनी चाहिए। ज़रूर आनी चाहिए। कि जीबी रोड जिसके नाम से भी सब कांपते हैं, आप वहाँ दिन रात ड्यूटी करती हैं, तो कभी डर नहीं लगा मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, डर क्यों लगेगा। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं ये नहीं सोचती कि मैं महिला पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। और अगर मैं डर गई तो मैं अपने समाज को कैसे सेव करूँगी। और जब मैं श्रद्धानंद मार्ग, जिसे लोग जीबी रोड के नाम से जानते हैं, जब मैं रात को 1 बजे या 2 बजे भी पेट्रोलिंग कर रही होती हूँ, और मेरे साथ जो मेरी, क्योंकि ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट है, ये दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस पोस्ट है, तो जब ये लड़कियाँ मेरे साथ जाती हैं और उनके अंदर भी एक एनर्जी आती है, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब हमारी मैडम जा रही हैं साथ में तो मुझे डरना नहीं है। तो नेचुरल है कि उस समय जो लोग वहाँ आते हैं उन्होंने नशा किया होता है, और नशे का फ़ायदा उठा के अगर वो ये सोचते हैं कि हम भाई पुलिस को तो पुलिस नहीं समझ रहे, तो हम उन्हें सबक सिखाते हैं कि पुलिस पुलिस ही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। दूसरा, हमारे हाथ में जब एक स्टिक रहती है वो एक डर तो पैदा करती है। दूसरा, हम उन्हें ये भी बताते हैं कि आपने अगर बदतमीज़ी की तो उसका लीगल एक्शन लिया जाएगा।
और कुछ लोग जो नशे में रहते हैं या कोई गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको वही सबक सिखाते हैं और लीगल एक्शन लेकर उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। और उससे एक ये बात पता चलती है कि जो वहाँ की रहने वाली महिलाएं हैं जो वहाँ पे जीबी रोड पे रह रही हैं प्रॉपर्टी पे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैडम एक लेडीज़ होते हुए अपनी रक्षा करती है तो हमें भी करना है। तो आप यकीन जानिए हमने उन महिलाओं को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है ताकि अगर उनके साथ उनकी बिना मर्जी के कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो वो अपनी रक्षा कैसे करें। मैम एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपने बचपन से ही सोचा था इतना जुनून इतने जज्बे के साथ सबकी हेल्प करेंगे, सबको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे? बचपन में तो खैर इतना नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी। मैं जब छोटी थी तो मेरा हाथ जल गया था। अच्छा। तो जब ये हाथ जल गया तो कई साल तक तो मैं सही तरीके के कपड़े भी नहीं पहन पाती थी क्योंकि मेरा हाथ जो था वो इस तरह से चिपका हुआ था। But now you are this much confident. तो हाथ भी सीधा हुआ क्योंकि मेरे फादर को बचपन में पॉइज़न दे दिया गया था तो उससे उनकी आवाज़ चली गई थी। तो मेरी मदर ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मेरा एक छोटा भाई है, उससे छोटी एक बहन है। तो जब उन्होंने पाला पोसा तो मैं अपनी मदर को देखती थी कि वो हमारा रेस्टोरेंट था तो वो जब तंदूर पे शाम के समय, हम सुबह तो हम स्कूल चले जाते थे तो हम देखते थे कि वो जब तंदूर पे रोटी बनाती थी कोई गलत आदमी उनको गलत निगाह से देखता था तो कहती थी सिलाकों से दीदे काट दूँगी, यानी आंखें निकाल दूँगी और अगर इधर देखा तो शायद हो सकता है कि माँ का वो जोश देख के अंदर जोश रहा। जो मेरे टीचर हैं शिव कुमार कोहली सर, उन्होंने हमें इस तरह से ट्रेनिंग दी। आपको मालूम है वो हमें लड़कों के साथ फाइट करवाते थे कि वो एक कॉन्फिडेंस बने कि आपको लड़कों के से नहीं डरना। इसलिए मैंने लड़कों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। टीचर अच्छे थे और जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने विश्वास किया कि आपको हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे ये सोचते हैं कि सिर्फ इस जगह को जेंट्स ही संभाल सकते हैं, मगर देखिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि जो ये सब मेरे आसपास लोग हैं यही सब मेरी एनर्जी है। मेरे सीनियर ऑफिसर, मेरे माता पिता, मेरे टीचर, ये सब मेरी एनर्जी हैं और मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। चाहे वो मेरे सामने नहीं खड़े मगर मेरी बैकबोन शायद उन्हीं के कारण बैक सपोर्ट है और उनकी जो मोटिवेशन है वही मेरे लिए एनर्जी आती है। और इसलिए मैं लोगों से नहीं डरती। जो आदमी गलत काम करते हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेती हूँ। और मैं आपको बता दूं मैं रेप और पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ और मैंने अपने दिल्ली पुलिस में भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि उसमें मुलजिमों को ताउम्र कैद कराई है, जिसके लिए मुझे माननीय हमारे पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना साहब ने अभय अवार्ड देकर सम्मानित किया था। तो ये जो अवार्ड वही वाली बात आ जाती है कि आपके कामों की सराहना जब होती है तो आपके अंदर एक एनर्जी रहती है। और डरना तो मैंने सीखा ही नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए हाथ खड़ा करती हूँ, यस मैं करूँगी। चाहे देखिए आप हार या जीत तो ये आपके जो आपकी एनर्जी मतलब जो आपकी क्षमता है उसके ऊपर है। बट कोई आदमी हारना नहीं चाहता, मगर हार से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं कि हार कर कभी निराश ना हो, जीत कर अति उत्साहित ना हो, क्योंकि लक्ष्य अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो हार जीत तो पूरी ज़िंदगी लगी रहेगी। आज अगर हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। और आज देखिए आप महिलाएं, एक उंगली ऐसे कीजिए, ये क्या है? समाज है। समाज आपको कहता है, क्या कहता है? ऐसे घुमाइए कि समाज क्या कहता है? लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियां डरपोक हैं, लड़कियों के बस की कुछ नहीं है, कहता है ना ऐसा। तो आप मानती हो? मैं तो नहीं मानती। मगर मैं साबित कर दूँ आप मानती हो? मैं नहीं मानती। तो अपनी उंगली चिन पे ले आओ। आप देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप चिन पे हैं। मैंने आपको दिखाया, ये चिन नहीं है, चिक है, चिन ये है। तो समाज जैसा आपको बनाता आप वैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो जो समाज दिखा रहा है वो नहीं बने, जो आपके अंदर मनोबल है, आपके अंदर शक्ति है, आप वही बने। जो आप हैं वही आप दिखें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी इस जोश और जज्बे को बहुत बहुत सलाम। और अगली मुलाकात के लिए हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।